नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 जनवरी 2023 और यहाँ पर आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। सारे लोगों का मैं यही दुआ करता हूँ कि कभी स्टॉप लॉस ना कटे। जो नए ट्रेडर आ रहे हैं वो प्रॉपर सीख करके आए, लर्निंग करके आए, देन आप अर्निंग पर फोकस करें, क्योंकि पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे। उसके साथ ही आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि के साथ परिपूर्ण हो, एकदम भरा पूरा रहे, परिवार में हंसी खुशी बने रहे। तो ये 2023 के लिए मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। आप लोग उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे नया साल, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने आपके सवाल मेरे जवाब के 199 एपिसोड में कल सैटरडे को भेजा था। तो आज 199 एपिसोड कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट सैटरडे 200 एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर कि कितने लोगों ने सवाल भेजे रूल के हिसाब से। जिनको सिलेक्शन हुआ है, जो रूल के हिसाब से नहीं भेजते उनको रिजेक्ट हो जाते हैं। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल सवाल होते हैं। तो जो स्टॉक्स रिलेटेड सवाल है उस पर कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह मेरी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी। मैं अपना व्यू बताऊंगा, आप भी अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। साथ ही साइकोलॉजिकल सवाल का जो जवाब होगा, तो आप अगर बुजुर्ग हैं तब भी देखिए, जवान हैं तब भी देखिए, बच्चे हैं तब भी देखिए, किशोर अवस्था में तब भी देखिए। सारे लोगों के लिए प्रॉपर वैलिड होता है सेम सिचुएशन में। तो वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलता है साइकोलॉजिकल वाले में, क्योंकि ट्रेडिंग सबसे पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है ना। तो ये सब सवालों का जवाब मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। फिर से मैं आपको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। और चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 199 एपिसोड। और देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला सवाल किन का है। तो दोस्तों जो सबसे पहला सवाल है, देखिए मैं वो सवाल देख लेता हूँ। और दीपक जी, देखिए दीपक जी ने हरियाणा से लिखा है, और इन्होंने लिखा है, सर मेरा सवाल स्टॉक्स मार्केट के साथ लाइफ पर भी है। जिस तरह बुरे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, उस तरह बुरे लोगों को जिंदगी से दूर कैसे करें और उन्हें कैसे हैंडल करें। जहां वो रहते हैं वहां जाना छोड़ दें, क्या करें? क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां जाने के बाद याद ताजा हो जाती है। अच्छा, इनका मतलब कहने का सवाल है कि जैसे हम लोग बुरे स्टॉक से दूर रहने की सलाह देते हैं और लोग बुरे स्टॉक से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो क्या जो लाइफ में भी लोग बुरे आते हैं, अच्छे आते हैं, तो क्या हम बुरे लोगों से किस तरह से दूर रह सकते हैं? स्टॉक से तो दूर रह लेंगे, चलो उस स्टॉक्स में हमें ट्रेड ही नहीं करना, उस स्टॉक को हमें पोर्टफोलियो में नहीं लेना, लेकिन व्यक्ति को कैसे हम दूर कर सकते हैं बुरे लोगों? देखिए आप ना सारे लोगों को तो दूर नहीं कर पाएंगे दीपक जी। मैं सारे लोगों को कहूँगा कि मैं खुद, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, आसपास अच्छे लोग भी हैं और आसपास बुरे लोग भी हैं, ठीक है। तो आप सारे लोगों से दूर नहीं, आप दूर अगर होना भी चाहेंगे ना, तो वो बुरे लोग दूर होने नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना, वो बीच बीच में दिखेगा, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या। इसका सबसे आसान तरीका है इग्नोर करना। आपको दूर, जितना आप दूर होना चाहेंगे ना, आप जितना दूर होना चाहेंगे ना, उतना ज्यादा नजदीक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ उल्टा रिएक्ट करें। तो आपको करना है इग्नोर, आपको कोई ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब है कि उसका होना और ना होना इस तरह से बिहेव करना है कि आपके होने और ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये 2-4 चीजें अगर आप उसके साथ करते हैं, बुरे लोगों के साथ, कहने का मतलब है कि अगर वो बुरा व्यक्ति आपके सामने आता है और कुछ ऐसे बातें करता है जो जबरदस्ती का होता है कि बहस को लाद दिया जाता है, तो आपको बस क्या करना है, उसका उल्टा जवाब देना है। कहने का मतलब इस तरह, जैसे वो कहेगा कि देखो ये हवाई जहाज उड़ते हुए कैसा लग रहा है, तो आपको कहना है हाँ यार रोड में कितना गड्ढा हो गया है, उल्टा चीज। फिर अगर वो कहे देखो पानी जो है ना, पानी में आजकल मछली मर रहा है, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, घर में साला खाना भी आज हम नहीं खा पाए। मैंने उससे जुड़ा हुआ जवाब ही नहीं देना है, उससे विपरीत जवाब देना है, कुछ अलग। वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है हमसे कट रहा है, या हमको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, या हमको वैल्यू नहीं कर रहा, वो खुद दूर होना चला जाएगा सर। तो आप दूर मत होइए, आप उसको आने दीजिए, लेकिन जब वो बात आपसे करे ना, तो उसके कनेक्टेड जवाब दीजिए ही मत, उल्टा जवाब दीजिए। कुछ ऐसा चीज कहिए कि जो लगे कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है,
तो वो खुद दूर होने चाहिए। तो आप सबको नहीं कर पाएंगे इग्नोर, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते 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 ये हो जाए। और रही बात जहाँ जाने की, छोड़ देने की, अगर ये पॉसिबल है कि उस जगह पे जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप वहां जाइए ही मत, ना जाइएगा ना टेंशन होगा। कहते हैं ना कि नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। बस चुपचाप से देखिए, मुझे भी कमेंट सेक्शन में कभी कभी उल्टे कमेंट आ जाते हैं, मैं रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। क्योंकि वो धीरे धीरे सीख जाएगा। जो व्यक्ति उल्टा सीधा कमेंट करता है ना, वो व्यक्ति को अभी नॉलेज नहीं है, उसको अभी पता नहीं है, इस वजह से वो ऐसा लिख रहा है। इसलिए मैं उसको माफ कर देता हूँ। पता है कि वो कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, जब पैसा लॉस करने के बाद, पैसे जब खत्म हो जाएंगे, तब वो सीखेगा, तब इस बात को वो समझेगा कि हाँ इस तरह से ट्रेड होता है। तो आपको बस क्या करना है, इग्नोर करना है और नो रिएक्शन करना है। ठीक है दीपक जी। तो ये दीपक जी के सवाल में मेरा जवाब था, बिल्कुल इनका लाइफ से रिलेटेड सवाल था। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मार्केट इक्वल टू लाइफ होता है, दोनों सेम होता है और आपको दोनों को मैच करा के चलना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले भाई। काफी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, देखिए आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बैठ के। सनी जी ने पुरुलिया वेस्ट बंगाल से लिखा। देखिए अगला सवाल क्या है, सनी जी का है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, सर 50,000 के कैपिटल से कैश मार्केट में इंट्राडे स्टार्ट कर रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग का अपना प्रोफेशन बनाना चाहता। अच्छा, फुल टाइम ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जनवरी एंड से 50,000 के कैपिटल से 6 मंथ कैश मार्केट में ट्रेड करूंगा। ये रोड मैप मेरा सही फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए ओके। ये कह रहे हैं कि 50,000 कैपिटल से इनको ट्रेड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और ये फुल टाइम ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि ये कैश में ट्रेड करना चाह रहे हैं, इक्विटी कैश में, जनवरी एंड से 6 महीने, और अभी ये पेपर ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, मैं आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी आपकी एक्यूरेसी, अभी अगर आपसे पूछा जाए ना, अभी एक सन्नी जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है पेपर ट्रेड में, आप कहेंगे सर गजब, 90 आ रहा है सर, 90। कभी कभी तो 100 आ जाता है सर एक्यूरेसी, 70। और जब उसी चीज को लाइव मार्केट में आप आएंगे ना, तो कहेंगे अरे सर वहां पेपर पे सही हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पेपर पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यही प्रोसेस होता है सीखने का। पहले मैं बता दूं, यही प्रोसेस होता है सीखने का। पहले बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना, और देन छोटे कैपिटल से आपको इक्विटी कैश में ट्रेड करना है, जो आपने लिखा है, जो आपने बिल्कुल सही लिखा है कि इक्विटी कैश में। लोग यहाँ आते के साथ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। कल से भी मुझे कुछ मैसेज आए हुए, फिर से आज सुबह भी, कि तो उन्होंने लिखा कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने सबसे पहले उनको बोला, उन्होंने लिखा नहीं था, मैंने बोला अब बोले, उन्होंने लिखा कि मैं बहुत लॉस में हूँ सर, ठीक है, आपकी हेल्प चाहिए, किसी व्यूअर का है। तो मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, बस उनको सिर्फ एक ही चीज लिखा, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करिए। अगला आंसर जो उनका था, अपने आप मेरे चीज को सही कर देता है। कहता है तो सर बताइए फिर क्या करूं। इसका मतलब बंदे ने ऑप्शन में ट्रेडिंग किया है ना। तो आते के साथ अगर ऑप्शन में ट्रेड किया है, आते के साथ, तो आप लॉस कर जाएंगे। लेकिन आप यहाँ इक्विटी कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल एंड गुड, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन बैक टेस्ट जो कर रहे हैं ना, पेपर ट्रेड जो कर रहे हैं ना, मेरा कहना है कि सर उसी चीज को आप 5 क्वांटिटी से रियल में करें। ध्यान से सुनिए, 5 क्वांटिटी ही लीजिए, 5 ही क्वांटिटी, लर्निंग ही तो करना है ना अभी फिलहाल। तो 5 क्वांटिटी लीजिए, 4 क्वांटिटी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके इमोशन अभी अटैच नहीं है। पेपर ट्रेड में क्या होता है, इमोशन आपका अटैच नहीं होता है। लेकिन जैसे आप रियल ट्रेड करेंगे, 5 ही क्वांटिटी लेंगे, लेकिन वो रियल मनी वहां चला जाएगा। और जब रियल मनी जाएगा ना, तो इमोशन अटैच हो जाएगा, और वही इमोशन को तो कंट्रोल करना है मार्केट में, उसी इमोशन को तो कंट्रोल करना है। इसलिए जब भी ट्रेड करें, 5 क्वांटिटी से ही करें, लेकिन रियल एक्सपीरियंस के साथ करें, और 6 महीना तक करें। अगर आप 6 महीना का टारगेट रखें तो बिल्कुल 6 महीना तक करें, और 6 महीने तक में अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें उस रियल ट्रेड के साथ। सनी साहब समझ रहे बात? मैं सारे लोगों से कहूंगा, सारे लोगों से, पेपर ट्रेड बहुत अच्छी बात है कि आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इमोशन आपका अटैच नहीं होता है पेपर ट्रेड में, और मार्केट में इमोशन आपका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो इमोशन कैसे कंट्रोल होगा? जब रियल मनी, पैसा लग जाएगा वहां पे। तो 5 ही क्वांटिटी करिए, रियल मनी से करिए, रियल ट्रेड करिए, अटैच हो जाएगा इमोशन, उसको कंट्रोल करने में भी आपको लर्निंग आ जाएगा कि किस तरह से कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल करिए सर, शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये सनी जी का पुरुलिया वेस्ट बंगाल से सवाल था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और जो व्यूअर सुन रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अगर कुछ फीडबैक देना चाहें तो जरूर दें, इन सनी जी को कुछ सलाह देना चाहें तो जरूर दें। चलिए अब कुछ स्टॉक से रिलेटेड सवाल है, और ये है संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं,
सर आई है परचेज IRB इंफ्रा 285 के भाव पे लिया, GSFC 135, धामपुर शुगर 247, प्राग इंडस्ट्रीज 354 के भाव पे लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 182 लिया, सोना BLW 415 लिया। प्लीज प्रोवाइड SLN टारगेट। ओके, चाइना ओपनिंग थीम पर कौन कौन सा शेयर और इंडस्ट्री में तेजी आएगी, इस पर एक वीडियो भी बनाई। और क्या केमिकल सेक्टर में अब पैसा लगाना सही होगा? केमिकल सेक्टर में जैसे बताया जाता है लगभग केमिकल सेक्टर जैसे SRF हो गया, टाटा केमिकल हो गया, है ना, ये सब स्टॉक काफी ऊपरी के भाव से करेक्ट कर चुका है। पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि केमिकल सेक्टर पे पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं। तो काफी नीचे के भाव पे वो आया हुआ है। सारे केमिकल नहीं आए, लेकिन कुछ जो मल्टी रिटर्न दे चुके हैं वो सब स्टॉक्स ऊपर के भाव पे मिल रहे थे, महंगे हो गए थे, तो वो सब करेक्ट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से केमिकल आज के लिए ही नहीं, केमिकल आगे 10 सालों के लिए बहुत अच्छा थीम है। पता है क्यों? क्योंकि सबके लाइफ में केमिकल है, दिमाग में केमिकल लोचा चलता रहता है। कपड़ा लीजिए केमिकल, खाना खाइए केमिकल, कोई सामान खरीद लीजिए उसमें केमिकल, हर जगह केमिकल मौजूद है। लाइफ से लेके बाहर तक सब जगह केमिकल मौजूद है। पेंट लाते हैं केमिकल, ब्रश लाए जो बस घर में बच्चे ड्राइंग बनाते हैं उसमें केमिकल, इस कहाँ नहीं है केमिकल। तो केमिकल बहुत ही अच्छा थीम होता है, बहुत वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है और आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, लंबे समय का व्यू रख के चल सकते हैं। रही बात चाइना थीम वाला, तो चाइना थीम की भी बात कर लेते हैं कि चाइना वाले तो मैं भरोसा नहीं करता। चाइना अगर इस दुनिया में कभी विश्व युद्ध हुआ तीसरा वाला, तो उसका रीजन होगा चाइना। कभी याद रखिए, आज से 20 साल बाद अगर विश्व युद्ध होता है, 10 साल बाद विश्व युद्ध होता है, तो उसका रीजन होगा सिर्फ और सिर्फ चाइना। इसलिए चाइना थीम हो जाए या क्या करेगा चाइनीज क्या करेगा? वो दौड़ के भागेगा घूमने। आपको पता है चाइनीज अभी के सिचुएशन में चाइनीज कंट्री पे लोग भरोसा नहीं करते, चाइनीज लोग भी लोग भरोसा नहीं करते। तो जाहिर सी बात, जब वो ओपन अप हो रहा है चाइना, अगर ओपन अप होगा तो वहां के लोग भागेंगे, तो जहां वो जाएगा वहां तो उसकी टेस्टिंग होगी, ना, तो उस पर कड़ाई तो वैसे ही रहेगा। तो वो क्या करेगा? होटल में रहेगा तो होटल थीम पकड़ेंगे, है ना, ट्रेवल करेगा तो ट्रेवल थीम वाला पकड़ेंगे, स्टॉक पकड़ेंगे। बात समझ रहे? जो उससे जुड़ा हुआ है, होटल हो गया, ट्रेवल हो गया, ये सब स्टॉक्स पे तेजी आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाकी उतना चाइना पे मैं बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। अब है आपके सवाल है जो स्टॉक्स वाला है उसकी बात कर ले। तो IRB इंफ्रा लिया हुआ है, GSFC 135 के भाव पे लिया है, धामपुर शुगर 247 है, प्राग इंडस्ट्री 354 के भाव पे, और सोना BLW 415, बैंक ऑफ बड़ौदा 182। ठीक है, SLN टारगेट की बात करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ पर चार्ट आपके सामने में आता हुआ नजर आ गया। चलिए, तो सबसे पहला है IRB इंफ्रा। चलिए, मैंने IRB इंफ्रा खोला और आपने लिया हुआ है 285 के भाव पे, 290 चल रहा है। ठीक है सर, तो स्टॉप लॉस 255 का लगेगा, 255 का स्टॉप लॉस लगेगा। 305 से 310 का एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो 335 तक जाने के चांस बना सकता है। GSFC ये बिल्कुल रखे रहिए, अभी बजट तक में इसको पकड़ के रखिए। GSFC अपने 135 पर लिया, 139, इसको आप पकड़ के रखिए। 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 150 के टारगेट को होल्ड करके चल सकते हैं। बजट तक में आपको GSFC अच्छे रिटर्न और बना के दे सकता है। रही बात सॉरी धामपुर शुगर, तो धामपुर शुगर चीनी काफी चला, अभी तो सारे शुगर में आग लगा हुआ था, है ना, आग लगा हुआ था। आपने ले लिया है 247 पे, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है 248। स्टॉप लॉस 220 का लगा, ये रजिस्टेंस 255 से 260 का है। अगर वो टूट जाता है तो 280 से 300 के टारगेट धामपुर शुगर में आपको देखने को मिल सकता है। प्राज इंडस्ट्री, प्राग है ना, प्राज होता है ना, प्राज इंडस्ट्री होता है। आपने प्राग शायद लिखा है क्या? आपने क्या लिखा है? प्राग लिख दिया। प्राज इंडस्ट्री होता है, प्राज जे। तो उसमें 354 के भाव पे लिया, 356 चल रहा है। स्टॉप लॉस लगेगा 335 रुपए के आसपास का, जो रेजिस्टेंस है 370 का। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो 380 से 400 के टारगेट आपको प्राज इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा टाइम दीजिए, इसको लंबा टाइम दीजिए। इसमें शॉर्ट टर्म या इंट्राडे इसमें मत करिए। आपने 182 भाव लिया, 185 से, आप इसको लगे रहिए, इसमें बने रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे SBI से ज्यादा बढ़िया लगता है, इंडियन बैंक भी मुझे SBI से ज्यादा बढ़िया लगता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बुलिश हूँ, बहुत अच्छा है। 170 के नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड करके चलिए। 200 जिस दिन ब्रेक हो जाएगा, आपको 230 से 40 तक के टारगेट बहुत तेजी से आते हुए नजर आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। सोना BLW 415 पे, ये भी अच्छा स्टॉक है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक वाहन में भी काम करता है, जो गाड़ी में। और
सॉफ्टवेयर भी इससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें। तो 400 नीचे का थोड़ा स्टॉप लॉस लगेगा, 395 का 390 का लेके चलिए। ऊपर रेजिस्टेंस है 430 से 34 रुपए का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 460 से 480 तक के टारगेट देखने का आपको मिल जाएगा सोना BLW में। इसके अलावा जो आपने लिया हुआ शेयर वो है, अच्छा अब इसके बाद आपने लिया ही नहीं है, तो ये आपके सारे स्टॉक्स पर मैंने आपको बता दिया। संजय जी सवाल पे जवाब दे दिया है। चलिए आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल देखेंगे संजय जी के बाद जो है। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल आ रहा है आशीष जैन जी। देखिए आशीष जैन जी ने लिखा है, सर मैं आपके हर वीडियो 2019 से देखता आ रहा हूँ, थैंक यू सर, और आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। मेरा सवाल, इन्होंने यूनियन बैंक के 68 रुपये 50 पैसे के रेट ये लिख रहे हैं। सर मैंने यूनियन बैंक के 68 रुपये 50 पैसे के रेट से 100 क्वांटिटी लिया है, इसका टारगेट और SL बता दे। आयबुल हाउसिंग फाइनेंस 399 के रेट से 30 शेयर लिए हैं, इसमें मैं बना रहा हूँ या निकल जाओ। आयबुल हाउसिंग फाइनेंस 399 के रेट से आपने लिया है। सबसे पहले तो आयबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये तो सर इसमें क्यों बना है, लोग अभी भी क्यों बने हुए, जैसे आयबुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, यस बैंक हो गया, ये सब स्टॉक्स में रखा क्या है सर? इससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में, इसी के पीछे क्यों 399 आप लिया, 154 हो गया, अब इससे निकल के भी आप करेंगे क्या? बाउंस आ जाए ना, अगर आपके आसपास निकलता आप निकल जाइए इससे, इससे जगह दूसरा जगह लगा लीजिए ना पैसा। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा लेते, यूनियन बैंक में ही लगा लेते, वो चलता, वो ठीक है, लेकिन आपने ले लिया है आयबुल हासिल। तो मैं इस पर बिल्कुल निगेटिव हूँ, मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है, तो आप उछाल पे निकलने की कोशिश करें। अब रही बात है यूनियन बैंक वाला, चलते हैं यूनियन बैंक। मेरे पास भी यूनियन बैंक है और मेरा तो खैर भाव काफी नीचे का, अभी 80 का आसपास चल रहा है, और आपने लिया है 68 रुपये 50 पैसे पे। इसका एसएल और टारगेट, एसएल ही थोड़ा दूर है, 60 रुपये का एसएल आ रहा है, 65-60 का एक स्टॉप लॉस जो भाव पे आपने लिया ना, दूर तो नहीं, अभी 80 से लेके दूर है, लेकिन आपने जहां पे से लिया वहां से नजदीक है। तो 65 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, बिल्कुल अपने बाइंग प्राइस के आसपास में लगाइए, और 85 का एक हर्डल है 80 रुपए का, अगर वो ब्रेक हो जाता है देन वापस ये 90 और 100 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन शेयर है। अगला सवाल फिर से एक स्टॉक्स रिलेटेड है, और वो सवाल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। वो सवाल क्या है? वो सवाल है आई हैव परचेज, ये रीना मिश्रा भागलपुर बिहार से लिख रहे, आई हैव परचेज IDFC फर्स्ट बैंक एट द रेट ऑफ 61, फेडरल बैंक 130 के भाव पे, मद्रास फर्टिलाइजर 76 के भाव पे लिखा है, तो SL एंड टारगेट। तो चलते हैं, 3 स्टॉक से IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है और मद्रास फर्टिलाइजर है। इन तीनों के लिए चार्ट पे चलेंगे। मैं फिर से सारे लोगों को नंबर्स की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलेस, ब्लू एंजल, 10 सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखें, सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया है, IDFC फर्स्ट में। देखिए ये बाय ऑन डीप वाला स्टॉक था, ये बाय ऑन डीप आपने खैर 61 पे लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस 52 का लगाइए। 61 ही हर्डल है, जो आपका प्राइस है ना वही हर्डल है, उसके ऊपर निकलेगा देन आपको मूवमेंट बनेगा 64 से लेकर 68 तक के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक, चलते हैं फेडरल बैंक, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, लंबा समय दीजिए। फेडरल बैंक फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन आपने बिल्कुल सही जगह पे लिया। 130 रुपए का भाव है, 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपने 130 पे लिया, 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर रजिस्टेंस है 142 से 43 रुपए का, उसको ब्रेक करता है तो एक बार 150 के टारगेट देने की कोशिश करेगा फेडरल बैंक। मद्रास फर्टिलाइजर, आपने जैसे संजय जी वो लिया था ना GSFC अपने वाला में, और ये मैम वाला में आपने रीना मिश्रा जी के इसमें लिया है आपने मद्रास फर्टिलाइजर, दोनों को रखना है ना, मद्रास फर्टिलाइजर, उसमें आपको घबराना नहीं है। मद्रास फर्टिलाइजर और GSFC दोनों कोई टेंशन नहीं है। आप 76 के भाव पे आपने लिया है, उसी के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस 60 का लगेगा, 85 का हर्डल है, वो ब्रेक करेगा तो 90 और 100 तक के टारगेट मद्रास फर्टिलाइजर भी आपको दिखाएगा। तो ये रीना मिश्रा जी भागलपुर बिहार से सवाल था। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ूं, मैंने जवाब दे दिया है, और अगला सवाल है मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से फिरोज खान साहब लिख रहे हैं, सर PCR रेशियो देखकर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का कोई एग्जैक्ट, इनका एक वर्ड है, उस वर्ड पे मैं खास जोर देके बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट PCR रेशियो कौन सा होगा? बियरिश के लिए कौन सा PCR रेशियो, बुलिश के लिए कौन सा PCR रेशियो होना चाहिए? एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट वाला। तो ये फिरोज खान साहब मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। एग्जैक्ट इस मार्केट में कुछ नहीं होता सर, एग्जैक्ट है ना,
इस मार्केट में कोई ये चीज लिखा हुआ नहीं होता है कि एकदम यहीं से घूमेगा और यहीं से गिरेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोग एक इंडिकेटर यूज करते होंगे, RSI होता है ना, बहुत फेमस इंडिकेटर है, सारे लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती, पूरी दुनिया जानती है। 30 के नीचे चला जाए ओवर सोल्ड हो गया है, वहां से बाय करना है। 80 के ऊपर चला जाए, 75 के ऊपर चला जाए, ओवर बाउट हो गया, वहां से सेल करना है। आप ये बताइए कि 30 के नीचे जाने के बाद क्या आप बाय करते हैं तो जल्दी जाता है ऊपर? क्या कभी कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, और कभी आपके निकलने के बाद जाता है ना। एग्जैक्ट ये नहीं होता। लिखा हुआ तो है 30 के नीचे ओवर सोल्ड होगा, 80 के ऊपर ओवर बाउट होगा, लिखा हुआ तो है, पर एग्जैक्ट नहीं हो पाता है ना। तो घूमेगा जरूर, घूमेगा जरूर, वो 30 के नीचे क्या वो घूमेगा जरूर। किस दिन घूमेगा, कब घूमेगा, या वहीं पे जाके वो सो जाएगा, कोई नहीं जानता है ना। तो वो घूमेगा जरूर। बस आपको ये बिलीव करना होता है कि जो चीज मैं फॉलो कर रहा हूं उसी को मैं फॉलो करूंगा। अब बात करता हूं पीसीआर की बात। पीसीआर रेशियो देखिए, जितना नीचे हो पीसीआर रेशियो, अगर मान लेते हैं मार्केट वन वे रैली भाग रहा है, जैसे अभी भागा था निफ्टी, बैंक निफ्टी वन वे रैली भागा 44,000 तक, 43,700-800 चला गया, ठीक है, चला गया। अब वहां पे पीसीआर वैल्यू आ गया है 1.5, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं। अब आप एनालिसिस भी कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के साथ चलना है, खाली पीसीआर देख के नहीं, चार्ट के साथ चलना है। अब आपको ये पता है कि 44,000 के आसपास पहुंच गया, 43,500 600 हर्डल है, रेजिस्टेंस है, ये पता है, चार्ट देख के हमें चल रहा है, और वो अब 44,000 के नजदीक पहुंच रहा है। यानी एक तो वो नजदीक पहुंच गया रजिस्टेंस के पास, हर्डल के पास, जहां पर उसका रुकावट है, और दूसरा पीसीआर वैल्यू भी 1.5 का बढ़ गया, 1.5 आ गया, 1.3 आ गया। तो इसका मतलब है कि 1.35 ओवर बॉट हो चुका है, पीसीआर बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां से उसको थोड़ा करेक्ट करना होगा, रजिस्टेंस भी है। यानी ये दोनों चीजें जब मिलती है तब वो काम करता है, और आपने देखा होगा मार्केट नीचे गिरा है ना। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ पीसीआर वैल्यू देख के काम करेंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी फोकस करना होगा। तो जैसे ही 1.25 से ऊपर जाना स्टार्ट करता है पीसीआर, वो ओवर बाउट होने जाता है, होने लग जाता है, वहां से गिरावट के चांस बनते हैं। एग्जैक्ट नहीं होगा कि 1.25 से ही गिरेगा, हो सकता है 1.35, जैसे इस बार 1.4 के आसपास से गिरा, 1.35 के आसपास से गिरा, हो सकता है उससे थोड़ा और ऊपर चल जाए, लेकिन उसके बाद वो ओवर बाउट होना स्टार्ट हो जाता है पीसीआर, वहां से वो गिरने की चांस बने। इस तरह नीचे जैसे 0.6 0.7 आने लग जाता है, उससे जितना नीचे होगा वो एक अच्छा सिनेरियो बनता है कि वहां से वो एक बार बाउंस करेगा, लेकिन बशर्ते इंडेक्स भी आपका सपोर्ट एरिया पर आया हुआ हो, देन आप पीसीआर वैल्यू को यूज करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम यही पॉइंट होगा जो यहाँ से नहीं हो सकता है वो आ जाए 0.5 0.7 जहां से वो बाउंस करेगा, लेकिन 2 दिन वो बाउंस ही नहीं करेगा, वो वहीं पे जाकर साइडवेज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, कहेंगे अरे यार उन्होंने कहा था 0.7 से बाउंस करेगा, ये तो कर ही नहीं रहा है। और जैसे आप निकल जाएंगे तीसरे दिन वो बाउंस कर जाएगा। कहने मतलब बाउंस तो करना है उसको वहां, लेकिन किस दिन करेगा ये एग्जैक्ट नहीं हो पाता। क्यों? हो सकता है अभी कुछ उसका और बचा हुआ हो, और वैल्यू उसका नीचे आना बचा हुआ हो, या हो सकता है किसी सपोर्ट को और वो टेस्ट करने की जा रहा हो। तो ये सब चीजों को देखना था। तो पीसीआर का जो होता है ना 0.5 0.7, ये यानी 1 से जितना नीचे हो जाए बढ़िया सिनेरियो होता है बाइंग के लिए, और यानी इंडेक्स बाइंग के लिए, और जितना ऊपर हो जाए 1.25 से जितना ऊपर हो जाता है वो एक अच्छा सिनेरियो होता है सेलिंग के लिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। और एग्जैक्ट अगर आप ढूंढेंगे भी ना तो जीवन भर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस एग्जैक्ट वर्ड को भूल जाइए, फोकस उस चीज पर करिए कि हाँ अगर ये सपोर्ट पे आ रहा है और पीसीआर भी नीचे है तो बाउंस होने के चांस बन सकता है। पीसीआर ओवरबॉट हो गया है, 1.25 से ऊपर चल रहा है, और रेजिस्टेंस के पास भी इंडेक्स है, तो गिरने के चांस बन रहा है। ये होगा एग्जैक्ट, ठीक है। फिरोज खान साहब, मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल लिखा है टोनी गुप्ता जी ने रांची से, और ये लिख रहे हैं नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी। और दिग्विजय सीमेंट को ये बाय करना है स्विंग के लिए, एंट्री एसएल टारगेट चाहिए इनको। कैस्ट्रोल को बाय करना है, इसका भी एसएल, इसका भी लेवल बता दिए। और मोबाइल को क्या इसी टाइम बाय किया जा सकता है। लॉन्ग के लिए कृपया अपना व्यू बता दीजिए। एबीसी को भी करेंट सिचुएशन में बाय किया जा सकता है, जबकि अभी कोरोना की न्यूज भी आ रही। कृपया एबीसी को करेंट सिचुएशन, ये तो फिर कंफ्यूजन पैदा कराया आपने अपने अंदर। एबीसी को बेचना क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बेचना है एबीसी को? एबीसी को सिर्फ और सिर्फ खरीदना है 5 सालों के लिए,
मैं अगेन बता दूं, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह होती नहीं, लेकिन एबीसी आदित्य बिरला कैपिटल का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और मल्टी बैगर स्टॉक को अभी अगर आप बेच के चल जाएंगे तो बाद में पछताएंगे। हो सकता है आप खरीदे और वो गिर जाए 10%, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो मल्टी बैगर स्टॉक होगा। मैंने कई बार बताया भी इस वीडियो में, कई बार वीडियो में, उसको बेचना ही क्यों है, उसको बेचना ही क्यों है ये बताइए ना। इसलिए आप उसको कभी भी खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन मोबाइल इस टाइम पर बाय कर सकते हैं कि नहीं, आपका ये सवाल है। तो चलते हैं चार्ट पर, ऑन मोबाइल पर। सबसे पहले गेमिंग कंपनी है, बहुत सारे गेम वगैरह पे काम करती है, तो ऑन मोबाइल पर मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। एक्चुअली मैं उसको इस तरह से नज़र से देखता नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना गेमिंग से रिलेटेड है, और गेमिंग पे सरकार थोड़ा सख्त होने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने शॉर्ट टर्म का व्यू रखा है तो लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए, 95 के ऊपर लीजिएगा, 85 के स्टॉप लॉस के साथ 120 के टारगेट के लिए, फिर आपको सही होगा। कैस्ट्रॉल थोड़ा लंबा समय के लिए रखें। कैस्ट्रॉल 114 के आसपास मिल रहा था एक समय, अभी कितना चल रहा है, 123 है। ठीक है, कैस्ट्रॉल को आप एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 130, 127 से 30 के ऊपर आपको एंट्री करना है। 127, 28, 29, 30 ये एंट्री लेवल है। स्टॉप लॉस 115 का रहेगा, टारगेट 135, 40 और 45 का टारगेट रहेगा कैस्ट्रॉल में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपने लिया हुआ है, लेना चाहते वो है दिग्विजय। दिग्विजय सीमेंट बिल्कुल ले सकते सर, दिग्विजय सीमेंट भी एक बेहतरीन स्टॉक है, और आप दिग्विजय को भी लेके चल सकते हैं। तो चलते हैं दिग्विजय, श्री दिग्विजय सीमेंट ना, श्री दिग्विजय सीमेंट, ये देखिए श्री दिग्विजय सीमेंट। तो दिग्विजय सीमेंट दोस्त टोनी जी जो है स्विंग के लिए लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो स्विंग के लिए लेना होगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। स्विंग के लिए लेवल है 75 के ऊपर। अगर श्री दिग्विजय सीमेंट आप स्विंग के लिए भी खोजते हैं तो 75 के ऊपर होगा, 80 के टारगेट के ऊपर, 80 के टारगेट के लिए, और अगर 80 को ब्रेक कर जाए तब फिर ये 85 तक के जाने के चांस बनेगा। 65 जब 75 के ऊपर आप लेंगे तो 70 का एक स्टॉप लॉस लगेगा 5 पॉइंट का, और उसके बाद जैसे जैसे आपके टारगेट आएंगे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये था टोनी गुप्ता जी के सारे सवालों पे जवाब। मैंने लगभग सारे लोगों के सवालों के जवाब दे दिए। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से सवालों को भेजा था, उनके जवाब मैंने उनको दे दिया है। तो दोस्तों ये 199 एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का था। पिछले 4 सालों से ये सीरीज चलता आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को काफी सीखने और समझने को यहाँ पे मिलता होगा। नेक्स्ट सैटरडे का फिर वेट करिए, अपने सवाल भेजिए। बीच बीच में जो सवाल आते हैं व्हाट्सएप पर या कुछ क्वेश्चन, तो मैं उसके वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लर्निंग वीडियोस मेरे आते रहते हैं, स्टॉक्स एनालिसिस आता रहता है। टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करिए, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर सेलाइज, ब्लू एंजल, 1010 एमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना नेसेसरी है, वहां पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। तो चलिए नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।